हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 का लेक्चर नंबर 14 होने वाला। इससे पहले हमने 13 लेक्चर कवर किए थे। इसके पहले जो लेक्चर था हमारा वो था आपका ओरल एविडेंस के बारे में। और आज जो हमारे होने वाला है वो लेक्चर वो होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। तो दस्तावेजी साक्ष्य कब पेश किया जाता है और कितने प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं, कब कब पेश किए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है आपका इसमें चैप्टर 5 का पार्ट 1। इसमें 2-3 पार्ट में होने वाला है। तो ये हमारा पार्ट 1 है जहाँ पर सेक्शन 56 से सेक्शन 93 तक के कुछ सेक्शन को हम आज कवर करेंगे, जिसमें प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, साथ ही साथ द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है, विथ केस लॉ हम डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 5 और पार्ट 3 में ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पार्ट 3 में पहला चैप्टर में कौन सा पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 56 से लेकर 93 तक प्रोविजन है। तो ये आपको एक रेंज याद करनी है कि अगर कोई बोले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, ये हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जा सके थी। तो ये आपको ये रेंज याद रखनी होगी कि 56 से लेकर 93 तक हुआ करता था। और जो हमारा पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें आपका 56 से लेकर 58 तक हमारा कुछ दूसरा प्रोविजन हुआ करता था, जहाँ पे एडमिटेड फैक्ट के बारे में बताया जाता था। 56, 57 और 58 ये 3 सेक्शन एडमिटेड फैक्ट के बारे में बताता था। अब आज का जो हमारा सेशन है वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ये 56 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि दस्तावेज होता क्या है, यानी डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट आप कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 2D में परिभाषित किया गया है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसा कोई विषय जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक या एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित या अभिलेखबद्ध किया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए एक कागज़ है, कागज़ में आप शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से लिखते हैं, या फिर हो सकता है कोई आपका शिलालेख होगा यानी पत्थर होंगे, आप उसमें लिखते हैं, ठीक है ना, अंकित करते हैं, कोई चिन्ह अंकित करते हैं, कोई साइन बोर्ड आप देखते होंगे जब रोड पे चलते थे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, मैप क्या है, मैप आपका यानी कि जो आपका नक्शा होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो आपका डिजिटली जो साइन किए हुए दस्तावेज होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, आपके दस्तावेज कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे। चाहे आपकी सॉफ्ट कॉपी हो, जिसे आप देखते हो कि PDF है। ठीक है, PDF क्या है, PDF भी तो एक प्रकार से एक दस्तावेज है, भले ही आपका क्या है एक सॉफ्ट कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। अभी आप सिर्फ मोबाइल में देख सकते हो, अपने लैपटॉप में देख सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ स्क्रीन में देख रहे हो, वो क्या है एक सॉफ्ट कॉपी है, बट वो फिर भी क्या कहलाएगा, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो हार्ड कॉपी आपके पास है, कोई कागज़ है, कोई दस्तावेज है, सिर्फ वही आपकी दस्तावेज कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई आपके मोबाइल में भी है कोई दस्तावेज, या फिर आप शिलालेख या पत्थर में जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पत्थरों में क्या करते हैं, नाम लिखवाते हैं। ठीक है, जैसे मार्बल्स टाइल्स जो बहुत सारी आती हैं उसमें नाम लिखवाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं जब डेफिनेशन की क्लॉज पढ़ रहे थे। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर 5 में आपको 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहला आता है आपका धारा 56 से लेकर धारा 64 तक, जहाँ पे आपको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, कब दिया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आता है, जहाँ पे 61, 62 और 63 ये 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में ये रहेगा, लेकिन जो आपका 61 से लेकर 63 तक के प्रोविजन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में है।
उसके बाद आता है कि आपका 65 से लेकर 77 तक के प्रोविजन, जहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूशन किया जाता है वो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 78 से लेकर 93 तक के प्रोविजन, जहाँ पे बताया गया है कि उपधारणा के बारे में। अब कौन से दस्तावेज की उपधारणा की जाएगी, कौन से दस्तावेज की उपधारणा नहीं की जाएगी, ठीक है, इसके बारे में। यानी असली होने की उपधारणा की बात करता है, यानी कि कोई भी दस्तावेज जो पेश किया गया है न्यायालय के समक्ष सबूत के तौर पे, वो क्या असली है या नहीं है, प्रमाणित प्रति पेश की गई थी क्या वो असली है नहीं है, इन सभी के बारे में ना आपको उपधारणा की बात करता है। तो उपधारणा कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 78 से सेक्शन 93 तक के प्रोविजंस के बारे में। अब एक जो चैप्टर 6 आता है, वहाँ पे ओरल एविडेंस का एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि अपवर्जन किया गया, जहाँ पे कहता है कि कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जहाँ पे आप ओरल एविडेंस दे ही नहीं सकते हो, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही उसको साबित करना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, संविदा में एक फॉर्मेट बनाया जाता है, पूरा उसमें लिखा जाता है, पूरी कंडीशंस लिखी जाती है। तो उस दस्तावेज जो कंडीशंस लिखी गई है ना, तो उस कंडीशन को उस दस्तावेज के माध्यम से ही पेश साबित किया जा सकता है, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ये हम चैप्टर 6 में अगली उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर 6 रहेगा। अभी तो बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। अब इन यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखिए। पहला कहता है कि दस्तावेज क्यों पेश किया जाता है। जब हम न्यायालय में कोई एविडेंस के रूप में दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो क्यों पेश करते हैं, ताकि जो दस्तावेज हम पेश कर रहे हैं ना, उसके अस्तित्व को बताया जा सके या उसके अनस्तित्व को बताया जा सके। उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा, जो आपका फैक्ट एंड इशू है, जो आपका विवाद है, उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं उस दस्तावेज के माध्यम से। अगर उस दस्तावेज का अस्तित्व होगा या फिर उस दस्तावेज के माध्यम से किसी विवादक तथ्य का अस्तित्व अनस्तित्व साबित किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। अब दस्तावेज से क्या साबित किया जाता है, तो दस्तावेज से क्या साबित किया जाता है, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंतर वस्तु यानी उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसको साबित किया जाता है। कंटेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपके एक पूरा डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में क्या कंडीशंस लिखी हुई है, यहाँ पे जो हस्ताक्षर किए होंगे, दिनांक लिखा गया हो, ये सब क्या कहलाती है, जो लिखी हुई बातें इसके अंदर की, ये क्या कहलाती है, कंटेंट्स कहलाते हैं, यानी अंतर वस्तु कहलाती हैं। साथ ही साथ इसमें जो कंडीशंस लिखी गई वो उसको साबित किया जाता है। यानी कि आप जब दस्तावेज पेश करते हो तो दस्तावेज का अस्तित्व साबित करने के लिए पेश किया जाता है, साथ ही साथ उसके अंतर वस्तु साबित किया जाता है, साथ ही साथ उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसको साबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि दस्तावेज से क्या साबित किया जाता है। अब वहीं अगर हम बात करें दस्तावेज में संविदा, यहाँ पे संविदा होगी, ठीक है, संविदा की शर्तों को कैसे साबित किया जाएगा, तो ये हमने पहले ही बताया। जैसे जो आपका सेक्शन 94 है वो क्या कहता है कि ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन, यानी कि ओरल एविडेंस आपको देना ही नहीं है। अगर आप संविदा की शर्तों को आप साबित करना चाहते हैं तो आपको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही लाना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बिना आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है दस्तावेज को पेश करने के क्या नियम हैं, तो वो आपको सेक्शन 165, 166 और 167 ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपको बीएसए का, अब ये जो सेक्शन है इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हालांकि इसको आप याद रखिएगा कि अगर पेश करने के नियम के, दस्तावेज पेश करने का नियम क्या है, कैसे किस प्रकार से पेश करवाया जाएगा, न्यायालय कब पेश करवा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बीएसए के इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करें अगर तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर दस्तावेज के अंतर वस्तु यानी कंटेंट्स अगर साबित करने हैं तो कंटेंट्स किस प्रकार से साबित किए जाएंगे, दो ही तरीके हैं। पहला क्या कहता है कि आपका प्राइमरी एविडेंस से आप साबित कर सकते हो किसी भी फैक्ट को, आप प्राइमरी एविडेंस से, और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस से। हालांकि आप देखते होंगे सेक्शन 54 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी तथ्य को यानी कि सभी तथ्य को ओरल एविडेंस के माध्यम से साबित किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई थी कि अगर डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को साबित करना है तो आपको दस्तावेजी साक्ष्य देना पड़ेगा। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य का मतलब आपको या तो प्राइमरी एविडेंस लाना पड़ेगा या द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस लाना पड़ेगा।
अब इसमें दो सेक्शन है। सेक्शन 50 ये तो हम बात करता है, सेक्शन 56 कहता है, सेक्शन 56 क्या कहता है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु कैसे साबित होगी। अब दो चीज़ें बताता है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस की बात करें तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है ये सेक्शन 57 बताता है। और सेक्शन 59 कहता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट साबित कर रहे हो तो आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। दस्तावेज अगर आप साबित करना चाहते हो कोई दस्तावेज तो आपको दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश करना पड़ेगा और मूल दस्तावेज पेश करना पड़ेगा प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा। ये जनरल रूल कहता है आपका 59। वहीं अगर सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं, द्वितीयक साक्ष्य की बात करते हैं, तो सेक्शन 58 जो बात करता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, कौन कौन से एविडेंस आपके सेकेंडरी एविडेंस में आएंगे। और साथ ही साथ सेक्शन 60 बात करता है कि आपका जो सेकेंडरी एविडेंस किन कंडीशन में दिया जाएगा, यानी कि कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं, कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं, जो कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पे कहता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो। सेक्शन 58 तो सिर्फ इतना कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस है क्या, आप कब दे सकते हो, कितना दे सकते हो, ये सेक्शन 60 बात करता है। आ गया समझ में? इतनी डायग्राम फॉर्म समझ में नहीं आई तो अब इसको देखो बैरेक्ट के फॉर्म में देखते हैं। बैरेक्ट आपके पास है तो बैरेक्ट जरूर खोलिएगा। अब सेक्शन 56 आता है, ठीक है। सेक्शन 56 सिर्फ इतना बताता है कि अगर दस्तावेज की अंतर वस्तु है तो उसको साबित करने के लिए या तो आप प्राइमरी एविडेंस लाएंगे या सेकेंडरी एविडेंस लाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, या तो आप प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस से ही उसको साबित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे साक्ष्य के तरीके नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई दस्तावेज लाना है, दस्तावेज के अंतर वस्तु को साबित करना है, उसके कंटेंट्स को साबित करना है, तो आपको या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा ही उसको आप साबित कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं है। अब सेक्शन 59 एक जनरल रूल बता देता है। सेक्शन 59 क्या कहता है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। अगर आप कोई दस्तावेज साबित करना चाहते हो, यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करते हो और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को, उसकी शर्तों को, ठीक है, ये सारी चीज़, या फिर कहें कि यूँ कहें कि पूरे डॉक्यूमेंट को अगर साबित करवाना चाहता है कोई पक्षकार, तो वहाँ पे उसको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। प्राइमरी एविडेंस क्या होगी उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखो प्राइमरी एविडेंस यहाँ पे कहता है कि प्राइमरी यानी प्राथमिक साक्ष्य ही दिया जाएगा, आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हो। सेकेंडरी एविडेंस के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे कहता है एतस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय, अब ये इसमें छोड़ दिया, इसमें छूट दे दिया। इसमें कहता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी एविडेंस यहाँ पे जनरल रूल क्या कहता है कि अगर दस्तावेज साबित करना है तो प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। लेकिन तस्मीन पश्चात मतलब धारा 60 में जो सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है कि कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस होंगे, तो जो अवस्था बताई गई है उस अवस्थाओं के सिवाय क्या करना होगा, आपको सेकेंडरी एविडेंस देना होगा। लेकिन अगर ये जो अवस्थाएं बताई गई इसमें आपको क्या करना होगा, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। लेकिन जनरली क्या है कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। अब एक केस क्या था, ममता बाई पाटीदार बनाम अन्य एवं इस्माइल खान वगैरह 2013 का मामला था, ठीक है। ममता बाई पाटीदार वगैरह बनाम इस्माइल खान वगैरह 2013। इसमें क्या कहा गया था कि जो आपकी एफआईआर होती है तो आप उसको एविडेंस तो माना नहीं जाता, भले ही उस एफआईआर को क्या किया है, उसके एफआईआर के जो तथ्य हैं, जो कंटेंट्स हैं, उसको संपोषण के लिए यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस के लिए या फिर अंतर्विरोध के लिए, यानी कि उसको हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जाए या फिर लोप करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको सारभूत साक्ष्य का अंश नहीं माना जाएगा। यानी कि आप एफआईआर जो आप लिखी जाती है तो एफआईआर के जो कंटेंट्स अगर आप देखो तो उसमें वो सारी चीज़ पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी भी अपराध को घटित होने की जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, तो उसकी एक एफआईआर दर्ज की जाती है। तो उसका आप संपोषण करने के लिए क्या कर सकते हो, उसका कॉन्ट्राडिक्शन अंतर्विरोध करने के लिए कर सकते हो या लोप के लिए कर सकते हो उसका यूज। लेकिन अगर इतने सारे यूज हो रहा है फिर भी उसको कोई सारभूत यहाँ पे एविडेंस नहीं, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं माना जाता है। आगे बात समझ में ये हो गया। अब बात करते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई गई है,
ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको जो पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में देखोगे तो ये दो स्पष्टीकरण आपको एक ही में दिया गया था, एक स्पष्टीकरण में दिया गया था और एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया गया था, यानी कि वहाँ पे कुल मिलाकर दो स्पष्टीकरण थे। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो एक पहला स्पष्टीकरण था उसको दो स्पष्टीकरण में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और एक स्पष्टीकरण तो एक है ही, साथ ही साथ इसमें 4 स्पष्टीकरण और ऐड कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि प्राइमरी एविडेंस होता क्या है। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है कि प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, यानी कि जो मूल दस्तावेज है, जैसे आप कोई रजिस्ट्री से रिलेटेड है मामला है, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी के नाम रजिस्ट्री हुई थी या नहीं, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैनामा लाना पड़ेगा, ठीक है, विक्रय विलेख यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड डीड होती है, सेल डीड होती है, उसको आप लेके आओगे। अब सेल डीड कौन सी लेके आओगे, जो आपका सील मुद्रांकित हो, हस्ताक्षरित हो, जो ओरिजिनल हो, ठीक है ना, यानी कि मूल दस्तावेज हो, उसको आप न्यायालय के समक्ष पेश करोगे ताकि न्यायालय उसका निरीक्षण कर सके। तो ये जो आप मूल दस्तावेज, मूल रजिस्ट्री या फिर यूँ कहे कि विक्रय विलेख, सेल डीड आप पेश कर रहे हो न्यायालय के समक्ष, वही क्या कहलाएगा, वही आपका प्राइमरी एविडेंस है। उसकी जो फोटोकॉपी है वो क्या कहलाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस के तहत आ जाएगी। अगर हो सकता है कि आपने कहा कि मेरी जो मूल रजिस्ट्री थी वो खो गई है, तो यहाँ पर आप उसका जो आपके पास अगर फोटोकॉपी है तो उसको आप कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ न्यायालय से या किसी ऑफिस से यहाँ पे अगर उसकी प्रमाणित प्रति निकल जाती है तो प्रमाणित प्रति भी आप पेश कर सकते हो, लेकिन जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आएगी। लेकिन प्राइमरी एविडेंस कौन सी है, जो न्यायालय के निरीक्षण के स्वयं पेश की गई है, स्वयं दस्तावेज वहाँ पे पेश की गई है और साथ ही साथ मूल दस्तावेज है। मूल दस्तावेज यानी कि जैसे आपका ओरिजिनल मार्कशीट हो गई जो आपको बन की आती है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। सेल डीड आपकी जो बनती है, पहली बार बनाई जाती है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी मूल विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, आपके ओरिजिनल मूल दस्तावेज कहलाता है, और जो न्यायालय के समक्ष पेश की गई हो ये आपके प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस है। अब यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट देखिए। स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे सेल डीड है, या फिर यूँ है जैसे मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने क्या किया कि 2 कॉपी में बनवाया, ठीक है ना, आपने 500 के स्टाम्प लिए, ठीक है, और जो कंटेंट आपने इस एग्रीमेंट में लिखे वही आपने इस एग्रीमेंट में भी लिख दिए, यानी कि इस स्टाम्प में भी लिखे, और दोनों में दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर है, जो आपका टेनेंट है या फिर आपका जो ऑनर है, दोनों ने हस्ताक्षर किए, तो क्या कहलाएगा, एक 2 मूल प्रतियों में क्या है यहाँ पे बनाया गया है, कोई निष्पादित की गई है। तो अगर 2 मूल प्रतियों में बनाया गया ना, तो ये भी आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा और ये भी आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। यानी कि एक जो आपका स्टाम्प है वो किसके पास है, रेंट एग्रीमेंट किसके पास है, ऑनर के पास है, और दूसरा टेनेंट के पास है, ठीक है। तो ऑनर और टेनेंट के पास जो आपका यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बना के दिया गया है, वो दोनों क्या कहलाएंगे, वो आपके मूल दस्तावेज कहलाएंगे, ठीक है, मूल प्रतियों में, क्योंकि 2 प्रतियों में निष्पादित किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी एविडेंस। जैसे अब देखो, कोई साझेदारी में कई प्रतियों में विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप में सेल डीड का यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। तो जो सेल डीड होती हैं, अगर कई मूल प्रतियों में डिवाइड है ना, 2 से अधिक पक्षकार, दोनों से अधिक पक्षकारों के बीच सेल डीड यहाँ पे बनाया गया है, तो क्या कहलाएगी, वो आपके यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। अब दूसरा स्पष्टीकरण आता है। दूसरा स्पष्टीकरण आपका क्या कहता है कि जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में यानी काउंटर पार्ट्स में है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, तो वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य।
अब यहाँ पे काउंटर पार्ट्स की बात आती है। काउंटर पार्ट्स मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे एक पक्ष ने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, और दूसरे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दूसरे ने उस दस्तावेज को ले लिया। अब जैसे एक दस्तावेज की बात करते हैं, एक आता है आपका प्रोमिसरी नोट, यानी कि प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है। जैसे ए है, ए ने एक प्रोमिसरी नोट लिखा, प्रॉमिस करता है बी से कि इसमें लिखता है कि मैं इतने रुपए आपसे ले रहा हूँ, और यहाँ पर इसके हस्ताक्षर हो गए, सारी चीज़ें लिखी होगी, जो अमाउंट है अमाउंट लिखा हुआ। तो इसमें एग्जीक्यूट किसने किया, तो ए ने एग्जीक्यूट किया है, ए के हस्ताक्षर हैं, और बी को इसने दे दिया। अब जब प्रोमिसरी नोट बी को दे दिया है तो यहाँ पर जो ये जो प्रोमिसरी नोट है बनाया किसने है, ए ने है। तो ए के विरुद्ध क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, और बी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि बी ने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया है, जिसने इसका निष्पादन किया है उसके अगेंस्ट में क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। यानी ए ने उसका एग्जीक्यूशन किया। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं चेक का, ठीक है। अब ए ने क्या किया, एक चेक भरा, ठीक है, एसबीआई का मान लीजिए एक चेक है, यहाँ पे उसने नाम लिखा और साथ ही साथ इसने अपने हस्ताक्षर किए, अमाउंट लिखा, सब कुछ कर दिया। तो ये और किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी के अगेंस्ट में तो प्राइमरी यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, लेकिन ए ने क्या किया है, ए का चेक है और ए ने साइन किया है, तो ए के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस होगा। बी यहाँ पे साबित कर सकता है कि यहाँ पे जो चेक प्रस्तुत कर सकता है कि ए ने उसको साइन करके दिया था। जैसे अब चेक बाउंस का केस देखते होगे तो चेक कौन लगाता है, जैसे ए ने बी को चेक दिया कि यहाँ पे चेक ले लेना, इसके इतने तारीख को लगाना, आपको पैसा मिल जाएगा। अब बी ने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो यहाँ पे एज ए प्राइमरी एविडेंस के रूप में चेक को लगा दिया न्यायालय में लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के अगेंस्ट में एक प्राइमरी एविडेंस बन जाता है, और यहाँ उदाहरणा की जाती है कि यहाँ पे ए ने खुद साइन करके दिया था और एक ने क्या किया, एक अकाउंट में जब पैसे नहीं थे तो इसने चेक दिया क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, और बी के अगेंस्ट में हो जाएगा ये सेकेंडरी। अगर बी कुछ ऐसे पेश करना चाहता है कुछ भी, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस होगा। आगे बात समझ में। अब बात आती है वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ठीक है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक रूपात्मक प्रक्रिया के बारे में। तो स्पष्टीकरण थीर जो है ये किसके बारे में बात करता है, एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई कुछ दस्तावेज के बारे में। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। जहाँ की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाई गई है। और जैसा कि मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, जैसे शिला मुद्रण यानी लिथोग्राफी यानी पत्थरों में जो लिखा जाता है उसके माध्यम से, या फिर फोटो चित्रण जो होता है, उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। यानी किंतु जहाँ की वह सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल के अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब इसको भी पढ़ेंगे, ये किंतु से आगे का दूसरा पार्ट है, इसके पहले का पहला पार्ट है। अब पहले पार्ट हम देखते हैं। अब जैसे देखो, आप जाते हो पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवाने, तो आपने एक फ़ोटो उसको खिंचवाई, और उसने क्या किया, एक फ़ोटो निकाल के उसमें फ़ोटो खींचा, और फोटो को उसने क्या किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे उसने 6 प्रतियों में इसको बनाया, ठीक है। अब 6 प्रतियों में बना के एक सीट पे उसने निकाल दिया, और उसके बाद आपको कटिंग करके दे दी। तो आपको जो 6 कॉपी उसने दी है, तो उसने क्या किया है, एक ही प्रोसेस से बनाया है, एक प्रक्रिया के एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक फ़ोटो आपकी यहाँ से बनाया, दूसरी फ़ोटो किसी और तरीके से बनाया, और तीसरी फ़ोटो कहीं और जाके बनाया। एक ही प्रोसेस से बना रहा है। तो जब एक ही प्रोसेस से बना रहा है, तो उसमें से आपकी एक फ़ोटो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। किसकी, शेष सभी प्रतियों की, शेष सब की जो अंतर्वस्तु है, यानी जिस आपकी जो शेष 5 फोटो बची, उसके अंतर्वस्तु का आप क्या हो जाएगा, ये जो एक फ़ोटो है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। उसमें से कोई भी एक फ़ोटो उठा लो, क्यों, क्योंकि एक ही प्रोसेस से वो बनाई गई है। अब जैसे मान लो एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र भी एक ही प्रोसेस से एक बार यहाँ से प्रिंट किया जाता है, एक बार उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कैसे कैसे क्या प्रिंट करना है, उसके बाद एक के बाद एक वो निकलती जाती है, प्रिंट होती जाती है, फ़ोटो निकालना होगा। जिसे विजिटिंग कार्ड होता है आपका, विजिटिंग कार्ड भी क्या कहलाता है, तो विजिटिंग कार्ड भी इसी तरह एक ही प्रोसेस से बनाया जाता है आपका।
ठीक है। तो जब एक ही प्रोसेस से बनाया जा रहा है, आपका पूरा विजिटिंग कार्ड हो गया, फोटो हो गई, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये आपकी एक रूपात्मक प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि एक ही प्रोसेस से बनाई गई सारी दस्तावेज कहलाती है। तो ये है आपका एक रूपात्मक प्रक्रिया। अब वहीं पे दूसरी चीज आती है, दूसरा पार्ट यहाँ पे कहता है कि किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब जैसे आप एक फोटो लेके जाते हो, ठीक है, अब उस फोटो की एक क्या करवाते हो कि और फोटो बनवाते हो, आपने फोटो नहीं खिंचवाई, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक फोटो उसको दी, तो जो आपने उस फोटो को दिया है वो क्या कहलाएगा, वो तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन आप उससे सामान्य से जो उसकी तुलना करके जो बनाई जा रही है उसकी मूल प्रतियां है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसका जो अंतर वस्तु है, इसकी अंतर वस्तु, इसका ये प्राथमिक साक्ष्य नहीं कहलाएगा जो अन्य फोटो बना के दी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपने फोटो दी है, जिसकी फोटो बनाने के लिए, जैसे आपने क्या कि फोटो नहीं खिंचाई, आपके पास ऑलरेडी फोटो थी, आपने सोचा कि उस फोटो को हम क्या कर लेंगे और फोटो निकलवा लेंगे, तो आपने वही फोटो उसको दे दी, तो ये तो प्राइमरी, इसके कंटेंट्स प्राइमरी एविडेंस हैं। लेकिन इसके बाद इससे तुलना करके जो बनाई जा रही है वो तो क्या कहेगी, प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। आगे समझ में, ये है आपका। अब आता है आपका ये जो आपका स्पष्टीकरण नंबर 4, 5, 6, 7। अब ये जो है आपका नया स्पष्टीकरण है, इससे पहले आपका इन पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये नहीं था। अब यहाँ पे बात करें तो जहाँ की कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है। अब जैसे आप कंप्यूटर है आपका, ठीक है, कंप्यूटर में आपने कोई फाइल क्रिएट की, ठीक है ना, सृजित किया, आपने उस फाइल को स्टोरेज किया, भंडारित कर लिया, आपने किसी फोल्डर में रख लिया, जिससे मान ली 2-4 फाइल आपने आज बनाई और एक फोल्डर में आपने रख ली, ठीक है। अब फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ और फाइलों की जरूरत पड़ी, तो आपने कुछ और फाइल क्रिएट की और भंडारित कर दिया, कहाँ पे, उसी फोल्डर में बाद में भी कर दिया। तो यानी हो सकता है आपने एक साथ भी किया हो, या फिर हो सकता है पश्चातवर्ती अनेक फाइलों में आपने किया हो, यानी कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, दूसरा फोल्डर भी हो सकता है, तो कई फोल्डरों में आपने बनाया। तो आप ये जो आपको फोल्डर बनाया ना, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। हर एक फाइल आपकी जो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी, भले ही आपने एक ही फाइल में किया हो या फिर अलग अलग फाइल में आपने पूरा चिट्ठा बनाया हो, ठीक है, आपने पूरा डाटा बनाया हो, सृजित किया हो, कोई अभिलेख बनाया है आपने, तो वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करता है, कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है, मोबाइल के माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरीके से, तो उसमें जितनी फाइल हैं वो सब क्या कहलाएगी, आपके प्राथमिक साक्ष्य कहलाएगी, प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। अब वहीं दूसरी बात अगर करते हैं स्पष्टीकरण नंबर 5 की, तो यहाँ पे कहता है जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित या विलक्षण में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, और जब तक कि उस पर आक्षेप न किया जाए। अब आपने जो यहाँ पर डिजिटल अभिलेख सृजित किया, भंडारित किया है, तो वो क्या कहलाएगा, अगर आपको समुचित अभिरक्षा से पेश किया गया है, ठीक है। समुचित अभिरक्षा का मतलब बिल्कुल कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई उस एविडेंस के साथ या उस अभिलेख के साथ, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन कहते हैं कि अगर मान लीजिए उस प्राइमरी एविडेंस का भी ऑब्जेक्शन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में आक्षेप किया जाता है, तो फिर यहाँ पे उसको प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाए। प्राइमरी एविडेंस आक्षेप करने का मतलब ये नहीं कि आपने आक्षेप कर दिया कि ये संरक्षित अभिरक्षा में प्रस्तुत नहीं था, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। प्राइमरी एविडेंस अब भी है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना भाई, बिना साबित किया तो कैसे होगा, तो इसलिए आपको इसमें आक्षेप को साबित किया जाएगा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण नंबर 6। यहाँ पे कहता है कि जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारित, प्रसारित और अंतरित किया जाता है, तो हर भंडारित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। अब देखिए, मैंने कोई एक वीडियो क्लिप बनाई, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन में उसको स्टोर करके रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वो एक प्राथमिक साक्ष्य है, जो रिकॉर्डिंग है। वहीं अगर मैंने ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो मैंने आपको शेयर कर दिया आपके मोबाइल फ़ोन में, वो भी एक प्राइमरी एविडेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसमिट किया है, प्रसारित किया है। हो सकता है मैंने कहीं यूट्यूब पे डाल दिया, लाइव चला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। और यहाँ पे जांचा जाएगा, इसके जब
एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिजिटल अभिलेख पेश किया जाता है, उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी पेश किया जाता है। सर्टिफिकेट किस बात का? कि उस जो एविडेंस आपने पेश किया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश किया है, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं, आपने एक बार वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद कोई उसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है, कोई चेंजेस तो नहीं किया गया, क्या एक ही बार बनाया गया है तो या फिर अलग अलग बनाया गया है, कुछ चेंजेस किए गए, तो इस सभी के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें 6 स्पष्टीकरण हो गए, एक्सप्लेनेशन हो गए। अब स्पष्टीकरण नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को एक से अधिक भंडारित स्थान पर किसी कंप्यूटर संसाधन में भंडारित किया जाता है। यानी कि अब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक या अभिलेख बनाया, आपने कोई डिजिटल अभिलेख बनाया, वो आपने क्या किया है, एक से अधिक स्थान पे स्टोरेज किया। हो सकता है आपने कुछ फाइलें यहाँ मान लीजिए इंदौर में स्टोर की, कुछ फाइलें हो सकता है आपने भोपाल में की, कुछ फाइलें आपने जयपुर में की। तो ये सारी चीज़ जितने भी स्थान पे आपने स्टोरेज किया है, ये सभी और प्रत्येक स्वचालित भंडारण है। यानी कि आपने क्या किया है, प्रत्येक ऐसे स्वचालित ये ऑटोमेटिक आपने भंडारण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। अब इसमें जितने भी फाइलें हैं वो क्या कहलाएंगे, भले अलग अलग स्थानों में आपने स्टोरेज किया हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। और उसमें हो सकता है कुछ अस्थायी टेम्परेरी फाइल भी हो, तो टेम्परेरी फाइल भी यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की। प्राइमरी एविडेंस समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या कहलाती है? तो सेकेंडरी एविडेंस जैसे यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, 7-8 पॉइंट जो भी बताए गए हैं, तो ये इसमें बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट है आपका, वो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, आप सर्टिफाइड कॉपीज निकालते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज किसी की भी हो सकती है, किसी विभाग से हो सकती है, किसी लोक अधिकारी के कब्जे में हो सकती है। कब्जे मतलब लोक अधिकारी के नियंत्रण में हो सकती है, जो आपके क्या करेगा, उसमें प्रमाणित प्रति देगा। ओरिजिनल तो आपको देगा नहीं क्योंकि वो लोक दस्तावेज है। तो ओरिजिनल की क्या की जाती है, एक प्रमाणित सर्टिफाइड की कॉपी दी जाती है। सर्टिफाइड कॉपी में आपका उसमें हस्ताक्षर करता है वो लोक अधिकारी जिसके नियंत्रण में है, ठीक है। मुद्रा लगाएगा, सील लगाएगा, सारी चीज करता है, दिनांकित करेगा, हस्ताक्षर करेगा, ये सारी चीज़ लगाते हुए देगा, प्रमाणित प्रतियां देगा। और ये बताता है कि जो आप सर्टिफाइड कॉपी है, ये बताता है कि जो शुद्ध कॉपी है, यानी कि जो सही कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज होती है ना, तो उसको ध्यान रखना कि ये क्या हो, आपका सेकेंडरी एविडेंस है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, प्री में भी पूछा जाए, प्रीलिम्स में, कि सेकेंडरी एविडेंस प्रमाणित प्रतियां कैसा एविडेंस है, प्राथमिक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, ठीक है, या दोनों है, तो ये आपको क्या लगाना है, कि आपको लगाना है कि ये सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी एविडेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया सेक्शन 75 में, इसको ऐड करके रीड विद करके यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। तो लोक दस्तावेज कहाँ पे बताया गया है, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज, ये आपको बताया गया सेक्शन 74 है। पहले लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज को अलग अलग बताया गया था पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब कहाँ पे बता दिया गया है, अब सेक्शन 74 में दोनों को बता दिया गया है। अब जब लोक दस्तावेज बताया गया है, तो लोक दस्तावेज की अगर प्रमाणित प्रति चाहिए तो कैसे मिलेगी? प्रमाणित प्रति क्या होती है, तो हर लोक अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। देखिए, अब जैसे कोई किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो जब जन्म होता है तो उसमें एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिससे लिखा जाता है किस बच्चे का कितने बजे जन्म हुआ, ठीक है ना, कितने तारीख को जन्म हुआ, साथ साथ उसके माता कौन है, पिता कौन है, ये सारी चीज़ उसमें लिखी जाती है, ठीक है। अब जब ये लिखी जाती है तो ये कोई भी व्यक्ति इससे निकलवा सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी उचित शुल्क होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि निरीक्षण करने का अधिकार तो सभी को है। क्यों? क्योंकि वो लोक दस्तावेज है।
लेकिन जब यह मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति की विधिक फीस चुकाए जाने पर, यानी कि विधिक फीस जो भी होगी आपको 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपका लगना होगा वो लगेगा। उसके बाद जो लोक अधिकारी है वो क्या करेगा, एक प्रति उसमें बना के देगा और उसमें एक लिखित प्रमाण पत्र के साथ देगा। लिखित प्रमाण पत्र क्या देगा कि ऐसी दस्तावेज या उसका जो भाग दिया जा रहा है वो शुद्ध प्रति है। शुद्ध प्रति मतलब जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही है ये, ठीक है, एक प्रकार से। तो ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा फिर दिनांकित किया जाएगा, उसमें दिनांक लिखा जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, मुद्रा युक्त किया जाएगा, उसमें सील लगाया जाएगा। आप देखते हो अगर यहाँ पे पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है तो उसमें पुलिस विभाग की सील लगी होती है, न्यायालय के द्वारा निकलवा रहे हो तो न्यायालय की एक सील लगी होती है, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नकल निकलवा रहे हो, यानी जिस डिपार्टमेंट सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रहे हो, प्रमाणित प्रति निकलवा रहे हो, तो वहाँ की एक सील लगी होती है। वहाँ के जो भी लोक अधिकारी वहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं, उसमें दिनांक लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणित प्रति कहलाती है। अब 2-3 चीज़ें और याद ध्यान रखो, ठीक है। तो आप जब देखोगे सेक्शन 75 हो गई। अब सेक्शन 75 तो आपने पढ़ लिया। अब एक सेक्शन, 2 सेक्शन और आते हैं। सेक्शन 76। सेक्शन 76 ये बात करता है कि जो प्रमाणित प्रति आप प्राप्त कर रहे हो ना, उस प्रमाणित प्रति को आप सबूत के रूप में पेश कर सकते हो, यानी जो एज ए एविडेंस आप पेश कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस के रूप में, ठीक है। वहीं अगर सेक्शन 77 की बात करें तो सेक्शन 78 जो आपको बात करता है कि न्यायालय जो है ऐसे प्रमाणित प्रति को असली मानेगा। आगे समझ में, तो असली मानेगा ऐसा यहाँ पे बताया गया है आपको। अब दूसरी यहाँ पे बात करें सेकेंडरी एविडेंस की, तो दूसरा क्या कहता है कि मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। अब आप जाते हो फोटोकॉपी मशीन देखते हो, फोटोकॉपी क्या करते हो आप ओरिजिनल देते हो और ओरिजिनल क्या हो जाती है, एक फोटोकॉपी सेम टू सेम फोटोकॉपी निकल जाती है। तो वो जो फोटोकॉपी मशीन है एक प्रकार से स्वयं उसकी शुद्धता, यहाँ पे शुद्धता की जांच करती है, शुद्धता सुनिश्चित करती है। क्यों? क्योंकि जैसा आप उस मशीन में डालोगे आप फोटोकॉपी करने के लिए दस्तावेज, सेम उसी तरह का आपको प्रिंट दे देगा। तो ये क्या कहलाता है, आप यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है, मशीनरी प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा क्या करते हो, इसको एक तुलना करके बनाते हो, ठीक है। तो जब ऐसी प्रक्रिया के द्वारा बना रहे हो ना, तो वहाँ पर क्या कहलाएगी, ये आपकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। आप जो दूसरा प्रति निकाल रहे हो ना, वो जो प्रतिलिपि बना रहे हो वो क्या कहलाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। अब इस उपधारा से रिलेटेड ना, सेकंड क्लॉज से रिलेटेड एक केस है, ग्वालियर विकास प्राधिकरण वर्सेस दुष्यंत शर्मा वगैरह 2013 का मामला था। अब इसमें क्या कहा गया था कि अगर इस उपधारा के तहत ये केस है कि किसी दस्तावेज को इस उपधारा में द्वितीयक साक्ष्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाने हैं तो 2 शर्तें जरूरी है, ठीक है। तो 2 शर्त कौन कौन सी हैं? पहली शर्त यहाँ पे बताता है कि जो ऐसी प्रतिलिपियाँ जो बनाई जा रही हो वो यांत्रिक पद्धति से बनाई गई हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया, यांत्रिक प्रक्रिया है, तो यांत्रिक पद्धति से ही बनाई गई हो ऐसी प्रतिलिपि, तभी वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। दूसरा चीज़ कहता है कि जो प्रतिलिपियाँ हैं उसका मिलान मूल लेख पत्र से किया गया था, यानी कि वो मूल लेख पत्र से ही उसका मिलान किया गया था। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो बनाई गई प्रतिलिपियाँ हैं वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी और उसको आप पेश कर सकते हो। लेकिन कब पेश कर सकते हो वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेक्शन 60 में। अब देखिए तीसरा आता है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति। अब ये जो हमारे यहाँ पे भी आप बोलोगे मूल से यहाँ पे तुलना की गई है, ठीक है ना, प्रतिलिपियाँ बनाई जा रही है, यहाँ पे भी मूल से बनाई जा रही तुलना की हुई प्रतिलिपियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में छोटा सा अंतर है। यहाँ पे हाथ से जो तुलना की जा रही है, यानी कि मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाएगी और उस ओरिजिनल पेंटिंग की एक डुप्लीकेट पेंटिंग आप हाथ से उसके क्रिएट कर रहे हो, हाथ से पेंटिंग बना रहे हो, सेम टू सेम पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है ना, इसी मूल से तुलना कर कंपेयर करते हुए। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी और ये जो है ओरिजिनल वो आपकी प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। तो ये जो आपका तीसरा पॉइंट है ये सिर्फ हाथ से बनाई गई तुलना की गई प्रतिलिपि की बात करता है और ये यांत्रिक प्रक्रिया मशीनरी के द्वारा बात करता है, सेकंड वाला। उसके बाद आता है उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है उस दस्तावेज के प्रतिलेख की बात करता है, काउंटर पार्ट की बात करता है। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ना, ए है, ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया, प्रोमिसरी नोट बना के बी को दिया, तो ए के अगेंस्ट में तो ये प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन जिसने निष्पादित नहीं किया,
जिसने बी ने एग्जीक्यूट थोड़ी किया है, बी को तो सिर्फ मिला गया। या फिर एक यूँ कहे कि अगर ए ने कोई चेक दिया है बना के तो ए ने तो इसको निष्पादित किया है, लेकिन बी ने तो नहीं किया है ना, बी तो उसको प्राप्त कर रहा है। तो बी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, और ए के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे उसका अपोजिट लिख दिया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं देखा है दिया हो वृत्तांत। अब मान लीजिए कोई दस्तावेज तैयार किया जा रहा था, ठीक है। अब जब तैयार किया जा रहा था तो सी नाम का एक व्यक्ति था, यानी ए और बी के बीच में एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे थे और सी वहीं पे बैठा था, सी वहीं पे देख रहा था। यानी जब डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था तो देख रहा था उसकी कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें उसको देख रहा था। अब मान लीजिए हो सकता है ये खो गया हो, या फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस की फोटो कॉपी हो। जब ये तैयार किया गया था तो सी ने देखा था, तो सी जब उसका मौखिक रूप से बताएगा, ठीक है, मौखिक वृत्तांत देगा, मौखिक कहानी सुनाएगा उस दस्तावेज की, तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा, सी का जो एविडेंस होगा। वहीं अगर बात करें मौखिक स्वीकृतियों के बारे में या लिखित स्वीकृतियों के बारे में, यानी कि एडमिट कर लिया आपने कोई एडमिट किया है लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में आ जाएगा। 8वां कहता है किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की हो। अब मान लीजिए बहुत सारे अकाउंट्स के लेखे हैं, ठीक है, बहुत सारी उसने बुक्स रखी हुई थी जो लेखा लिखा हुआ था, ठीक है ना। जैसे कोई दुकान है, ठीक है, दुकान की लेखा जोखा की जो बहिया होती, जो किताबें हैं, ठीक है ना, उसने ये लेखा जोखा किया, बहुत सारी किताबें हैं, अब उसको जांच करनी है कि कितना क्या हुआ था। तो अब यहाँ पे सारे अकाउंट्स की जांच तो यहाँ पे न्यायालय स्वयं नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है, जैसे हो सकता है कोई सीए हो। सीए अब क्या करेगा, पूरे दस्तावेज को जांचेगा और उसका एक निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है। जब उसका निष्कर्ष निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एक सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसका एक रिपोर्ट पेश करेगा। और तो जो यहाँ पे जो जांच कर रहा है, जैसे सीए है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अगर यहाँ पे जांच करता है उस दस्तावेजों की, ठीक है, अनेक दस्तावेजों की, तो वहाँ पे जो सीए का एविडेंस होगा वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। लेकिन जांच कौन करेगा, जो जांच करने में कुशल व्यक्ति हो वही तो करेगा, और उसका एविडेंस क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। तो ये है आपका सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपने समझ लिया, ठीक है ना। प्राइमरी एविडेंस भी आपने समझ लिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस किन अवस्थाओं में दे सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी एविडेंस किन अवस्थाओं में दे सकते हो, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब पहला पॉइंट इसमें आता है, कहता है कि जबकि यह दर्शित किया जाए या फिर साबित किया जाए। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने यहाँ पे ये साबित किया या फिर ये दर्शित किया कि जो मूल दस्तावेज है किसी ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में है, ये ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उसको साबित किया जाना है, ठीक है। अब ए है, बी है, ए किसी दस्तावेज को साबित करना चाहता है और मूल दस्तावेज किसके कब्जे में है, बी के कब्जे में है, और बी के अगेंस्ट में ही उसको साबित करना। अब भाई जब बी के अगेंस्ट में उसको साबित करना है तो बी तो उस दस्तावेज को देगा नहीं। तो जब यहाँ पे बी के कब्जे में ही दस्तावेज है तो ए क्या करेगा, उसका जो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, उसको फोटोकॉपी हो सकती है या फिर कोई अन्य तरीके से दे सकता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो न्यायालय के आदेशिका के पहुंच के बाहर है या आदेशिका के अधीन नहीं है। अब मान लीजिए जैसे सेक्शन 26 जो डाइन डिक्लेरेशन वाले जो पार्ट है उसमें सिर्फ डाइन डिक्लेरेशन तो है नहीं, और कई कंडीशंस बताई गई हैं। तो उन कंडीशंस का अगर न्यायालय के आदेशिका वहां तक नहीं पहुंच रही है ना, तो वहां पे उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। या फिर तीसरा, जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, यानी कि न्यायालय ने क्या किया, हो सकता है न्यायालय ने कई बार समन जारी किया होगा, ठीक है। जैसे सी नाम के व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है, अब सी को कई बार समन जारी किया, सी उपस्थित नहीं हो रहा, या फिर सी को आदेशिका ही नहीं पहुंच पा रही है, तो जो पक्षकार उसको साबित करना चाहता है ना, उसका क्या करेगा, एक सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। लेकिन तीनों के पहले ना एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पे कहता है कि सेक्शन 64 में वर्णित सूचना के पश्चात ही पेश करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए है, कोई दस्तावेज पेश कर, उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहता है ना, तो सबसे पहले ये सूचना देगा। किसको सूचना देगा, जिसके कब्जे में ऐसी दस्तावेज है तो उसको सूचना देगा पहले। अगर वह व्यक्ति सूचना देने के बाद भी पेश नहीं करता तो फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए यहाँ पे हकदार हो जाएगा। इसके पहले यहाँ पे ये हकदार नहीं है सेकेंडरी एविडेंस की, डायरेक्ट सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दे, पहले इसको सूचित करना पड़ेगा।
कि मैं सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहा हूँ। अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप पेश कर दीजिए, अगर पेश नहीं करता है तो आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो। ये हो गया आपका सेक्शन 64 भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कब यहाँ पे सूचना देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किन कंडीशन में। दूसरा आता है मूल, जबकि मूल दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को जिसके विरुद्ध साबित किया जाना है उसके हित प्रतिनिधि ने लिखित रूप में स्वीकार कर लिया। या तो जिसके विरुद्ध साबित किया जाना है उसने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दिया जाए, या फिर उसके हित प्रतिनिधि जो हैं जिसके विरुद्ध साबित किया जाना उसका हित प्रतिनिधि आ गया है मामले में। तो अगर उस हित प्रतिनिधि ने लिखित रूप में स्वीकृति दी है तो उसका क्या किया जा सकता है, उस सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको लिखित रूप में ही स्वीकृति देनी पड़ेगी। जो एडमिट कर रहे हो आप ना कि सेकेंडरी एविडेंस पेश करो, आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा, तभी आप इसको सेकेंडरी एविडेंस उसको दिया जा सकता है। या फिर जो नेक्स्ट आता है वो सी नंबर का पॉइंट ये कहता है कि मूल अगर नष्ट हो गया है, यानी कि जो मूल कॉपी थी वो नष्ट हो गई या फिर खो गई कहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एविडेंस दे सकते हो सेकेंडरी एविडेंस। मूल को आसानी से स्थानांतरित नहीं किया, यानी कि मूल दस्तावेज ऐसा है कि जिसको आप एक जगह से स्थानांतरित नहीं कर सकते दूसरी जगह, ठीक है। अब जैसे कोई दस्तावेज है, किसी पत्थर पे कुछ ऐसे कुछ बनाया गया है, निशान बनाया गया होगा, हो सकता है कुछ उस पर कुछ ऐसा शब्द लिखा गया होगा जिस पत्थर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो आप दूसरा एविडेंस दे सकते हो। दूसरा एविडेंस क्या दे सकते हो, उसकी एक फ़ोटो ले सकते हो, उसको फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकते हो, तो ये सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा, ठीक है। या फिर धारा 74 का दिन अगर कोई लोक दस्तावेज है तो फिर ये इसका सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकता है, क्योंकि लोक दस्तावेज है ना भाई, वो जो दस्तावेज है, तो लोक दस्तावेज तो आपको हर किसी को तो नहीं दे देंगे, जब दे ही देंगे तो लोक दस्तावेज किस काम का, तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि कोई मान लीजिए कोई ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति साक्ष्य में दिया जाना अधिनियम द्वारा अनुज्ञात है, यानी कि कोई अधिनियम, कोई एक्ट, या तो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर कोई अदर एक्ट कहता है कि इस दस्तावेज का सर्टिफाइड कॉपी ही दिया जाएगा साक्ष्य में, तो फिर यहाँ पे प्रमाणित प्रति का ही साक्ष्य दिया जाएगा और ये जो साक्ष्य है आपका सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जबकि मूल अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक जांच नहीं की जा सकती। अब मैंने बताया जैसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, अब उसको जांच करनी है, बहुत सारी लेखा बहिया हैं, अब उसकी जांच करनी है, तो न्यायालय स्वयं तो कर नहीं सकता सुविधापूर्वक, क्योंकि न्यायालय को हर चीज़ आना संभव नहीं है। कानून की बातें हो सकती हैं, कानून के ज्ञान हो सकता है, लेकिन हर जब अकाउंट्स कौन देखता है, सीए देखता है, तो सीए को ज़्यादा इसकी जानकारी होगी, तो वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा तो एक उसका संपूर्ण संग्रह है, यानी कि संपूर्ण संग्रह का मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं सभी को क्या करेगा, एक साधारण परिणाम तैयार करेगा और उस जो तैयार किया गया परिणाम है उसको पेश करेगा। जब जैसे ये पेश करेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। उसके बाद आता है जब दस्तावेज की वास्तविकता पर ही प्रश्न है। अब मान लीजिए कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया, ठीक है, मूल दस्तावेज की वास्तविकता पर ही प्रश्न है कि ये मूल दस्तावेज है या नहीं है। जब इस बारे में ही यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है तो आप तो सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो ना भैया। जब यही नहीं पता कि कौन सा मूल दस्तावेज है कौन सा नहीं है, उसके वास्तविकता पे एक्चुअल में ही नहीं पता कि कौन सा है, तो वहाँ पे अगर इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो भाई। में अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स, स्पष्टीकरण के 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कहता है जो अभी हमने ABCD पढ़े, ठीक है, तो खंड A, C और D, B की बात नहीं करता, सिर्फ A, C और D की बात करता है। यहाँ पे कहता है कि आप कोई भी द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। कोई भी द्वितीयक साक्ष्य मतलब इसमें ओरल एविडेंस भी दे सकते हो, ओरल एविडेंस के साथ हो सकता है कोई फोटोग्राफी वाली हो तो फोटोग्राफ भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो B नंबर का पॉइंट है, B नंबर वाला खंड है, वहाँ पे कहता है कि आप लिखित स्वीकृति ही ग्राह्य होगी, यानी कि अगर लिखित रूप में एडमिट नहीं किया गया है तो वहाँ पे एडमिसिबल नहीं होगा सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद आता है खंड E और F में केवल प्रमाणित प्रति ही दी जाएगी और अन्य द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल प्रमाणित प्रति ही दिया जाएगा उस साक्ष्य के रूप में एज ए सेकेंडरी एविडेंस। किस खंड में, खंड E और F की बात करता है, ठीक है। खंड H की बात करें अगर तो यहाँ पे उसकी साक्ष्य उसी व्यक्ति का साक्ष्य होगा जिसने उसकी परीक्षा की हो, यानी कि जिसने संपूर्ण संग्रह का क्या किया है, जांच की है, उसी की यहाँ पे परीक्षा होगी और वही उसी का साक्ष्य दिया जाएगा और वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा।
आगे बात समझ में। तो यह आपका प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस जो हमने पढ़ा था कि सूचना देने के बारे में, जो खंड का पढ़ा था हमने, ए नंबर का पॉइंट सेक्शन 60 में। अब उसमें कहता है कि अगर उस धारा की, उस उपखंड की अगर आप कोई दस्तावेज पेश करना चाहते हो, सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहते हो ना, तो उसके पहले आपको सूचित करना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि निर्दिष्ट किसी दस्तावेज, कौन से, किसमें निर्दिष्ट, सेक्शन 60 के खंड का में, यानी कि खंड ए में कोई द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि ऐसे साक्ष्य प्रस्थापना करने वाला, यानी जो पक्षकार ये कहता है कि मैं इसके सेकेंडरी एविडेंस दूंगा, अगर उस पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में दस्तावेज है उसको सूचित नहीं किया है तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकता। तो पहले उसको सूचित करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, यहाँ जहाँ पे कहता है कि अगर आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहे हो ना, तो आपको किसी को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? अब देखो, ऐसी सूचना निम्न अवस्थाओं में दी जाने से अभिमुक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे आपको सूचित करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है जब साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो, यानी कि जब यहाँ पे कोई दस्तावेज पेश किया जा रहा हो ना, तो एक प्रकार से वो स्वयं में एक नोटिस हो पक्षकार को, तो ये कहता है यहाँ पे आपको सूचित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है जब प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना होगा कि उसे पेश करना। अब मान लीजिए एक एक्सीडेंट मामला है, ठीक है। एक्सीडेंट मामले में बी ने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया, किसका, ए का। अब ए ने क्या किया, क्लेम लगाया। जब क्लेम लगाया तो यहाँ पे उसने जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट पेश किए सो किए, ठीक है। अब जब बी आता है, जब उसका जवाब देता है इसके दावे का, तो जवाब में इसने जो भी इसके पास दस्तावेज होंगे ना, उस दस्तावेज को पेश करेगा। इसकी ड्यूटी बनती है। अगर मान लीजिए पेश नहीं करता है तो ए क्या कर सकता है, उसको पेश कर सकता है सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। इसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी को यहाँ पे पेश करना ही पड़ेगा। अगर मामले में ऐसा क्लेम मामला आता है तो उसको पेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। सी नंबर आता है आपका, जबकि यह प्रतीत हो, यह साबित किया जाए कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कर लिया। और मूल पर कब्जा कैसे किया हो, या तो कपट के माध्यम से किया हो या बलपूर्वक अभिप्राप्त कर लिया हो उस दस्तावेज पे। तो यहाँ पे अगर यह साबित हो जाता है या फिर यह प्रतीत होता है न्यायालय को, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जबकि मूल न्यायालय में हो, यानी कि कोई ऐसा मूल दस्तावेज जब स्वयं न्यायालय में उपस्थित है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस देने में कोई भी यहाँ सूचना देने की जरूरत नहीं है। जब प्रतिपक्षी ने उसका खो जाना स्वीकार किया, यानी कि ए क्या करना चाहता है, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, और बी ने क्या किया, यहाँ पे ये स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया कि जो ये सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहा है वो मेरे पास दस्तावेज नहीं है, वो उसका खो गया है, ठीक है ना। आई हैव लॉस्ट इट इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, या दैट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर इस दस्तावेज को खो जाना स्वीकार कर लिया है तो फिर यहाँ पे सूचना देने की जरूरत नहीं है। जबकि दस्तावेज पर कब्जा करने वाला पक्ष न्यायालय के आदेशिका के पहुंच के बाहर है, आदेशिका के पहुंच के बाहर मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे किया जा सकता है। आई होप आपको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस समझ में आया होगा। अब जो हमारा जो 3 सेक्शन छोटे हैं, सेक्शन 61, 62 और 63, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे।